हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस पर। और मैं हूं कुमार रवि और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक फिर से नया टॉपिक। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम लोग डेली एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और आज हम लोग उसी के आगे के क्रम में बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। मगर ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटेंस आपके घरों में बिजली के बिल को कम करने की बात हो, चाहे हम बरसात के दिनों में हमारे घर में वोल्टेज ज़्यादा आ जाने की घटना हो। जी हाँ, कैपेसिटेंस एक अहम रोल अदा करता है। चाहे आपके घर के किसी भी पंखे को ऑन करने की बात हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार पंखा नहीं चलता तो झाड़ू से डंडे से हम लोग पंखे को घुमाते हैं, फिर चलता है। मगर यही काम कैपेसिटर अपने आप कर देता है। कई बार घरों में बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कैपेसिटर एक इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि बिजली का बिल घर का कम हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ में कैपेसिटर को लगाने की सलाह दी जाती है ताकि इंडस्ट्रीज़ का बिल कम आ जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। इसीलिए इस लेक्चर को सुनिएगा और देखिएगा। दूसरी चीज़ कि दूसरे और भी जो लेक्चर हमारे इसी टॉपिक पर आएंगे उनको भी आप देखिएगा। आज का ये लेक्चर रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा, मगर मैं आपको उसके पहले एक बात और बढ़िया बता देना चाहूँगा। सैटरडे का जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पर बात करी थी। व्हीट स्टोन ब्रिज पर दोस्तों सैटरडे का वो लेक्चर आज भी यहीं पर है, आप उसको देख सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बढ़िया बात, मैं आपके सामने एक पेपर लाया हूँ। ये दोस्तों, ये मैं आपके सामने एक पेपर लाया हूँ। ये पेपर उत्तर प्रदेश कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर है। ठीक है, यूपी कंबाइंड इंजीनियरिंग, यूपी स्टेट कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इस पेपर में वही प्रश्न आ गया जो हमने सैटरडे को पढ़ाया था। हाँ जी, वही प्रश्न आ गया जो हमने सैटरडे को पढ़ाया था। और देखो, मैंने आपसे उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला हुआ था कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में फंस जाते हैं। आज मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन ही सीधे दिखा दूंगा कि कैसे डिट्टो एग्जाम में फंस जाते हैं। देखिएगा, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है और आप भी देखेंगे तो कर ले जाएंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो ना तुम लोग, और कर ले जाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ऐसे करके दिखाई दे रहा होगा। ये वाला प्रश्न है, इसका मैं फ़ोटो अभी बना रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आप देखिएगा। ठीक है, और आप अपने आप खुद ही उत्तर बता देंगे, मुझे पता है, बिल्कुल डिट्टो। तो इसको मैं सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर और आपके अंदर ये बिल्ड हो कि जो चीज़ यहाँ पर इस चैनल पर चल रही है, जो चीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ, वो पेपर में आती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जो पेपर में जाती हैं। तो इसीलिए कोई भी क्लास आप मिस मत किया करो हमारी। देखिएगा ध्यान से, जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरीके का डायग्राम है, ऐसे करके। ठीक है, और मैं अभी आपको अपने बैचेस के बारे में भी बताऊंगा। जो लोग अभी मेरे बैच के बारे में जानना चाह रहे हैं, फिर मेरे रनिंग बैच के बारे में अभी मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ऐसे करके एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बीच में ऐसे करके एक वोल्टेज बैटरी जुड़ी हुई है, माइनस और ये प्लस, और ये तुम्हारा 30 वोल्ट। ठीक है ना, ये तुम्हारा 30 वोल्ट है और ये देखिएगा 10 ओम। ठीक है, और ये तुम्हारा 20 ओम, और ये तुम्हारा है 10 ओम, और ये है तुम्हारा 20 ओम। ठीक है, और ये तुम्हारा 2 ओम का है। तो देखिएगा, ये इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ था और बोला हुआ था कि ये जो 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इससे बहने वाली धारा बताइए, इसमें से कितनी करंट बहेगी, इसमें बहने वाली करंट बतानी थी। ठीक है, ये सर्किट था, बहुत सिंपल था। मैंने देखा, मैं तुरंत समझ गया। देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट तुम्हारे सिंगल एक वायर से जुड़े हुए थे। ये तीनों के तीनों पॉइंट तुम्हारे एक सिंगल वायर से जुड़े हुए थे, इसीलिए हम लोग इनको एक ही पॉइंट नाम दे सकते हैं, क्योंकि इनके सभी के पोटेंशियल सेम होंगे। तो ए और ए और ए, ऐसे ही तुम्हारे ये तीनों पॉइंट एक सिंगल वायर से जुड़े हुए थे, इसीलिए तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। इनका नाम दे दिया मैंने बी, और ये तुम्हारा बी। बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऐसे करके देखा, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा और एक ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, ये तुम्हारे पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे। इसका नाम मैंने दे दिया सी और इसका मान लीजिए नाम दे दिया डी।
ठीक है, अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए ए बी सी डी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, ठीक है, इस तरीके से। एक पॉइंट का नाम हमने दे दिया मान लीजिए बी, इस तरीके से। एक पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी, ऐसे करके। एक पॉइंट का नाम हमने दे दिया मान लीजिए डी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और डी के बीच में देखेंगे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो ए और डी के बीच में तुम्हारा एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। और बाद में तुम्हारा बी और डी के बीच में तुम्हारा 20 ओम का जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारा बी और डी के बीच में तुम्हारा 20 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक। और सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में तुम्हारा 20 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है ना। 20 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। ए और सी के बीच में तुम्हारा 10 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ए और सी के बीच में तुम्हारा 10 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। और तुम्हारा सी और डी के बीच में तुम्हारी एक बैटरी जुड़ी हुई है। सी और डी के बीच में तुम्हारी एक बैटरी जुड़ी हुई है, ऐसे करके। और तुम्हारा सी की साइड, डी की साइड में नेगेटिव वोल्टेज है, डी की साइड में नेगेटिव है, नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ऐसे करके। और इसकी साइड में पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया तुम्हारा। और तुम्हारा ए और बी के बीच में तुम्हारा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। ए और बी के बीच में, हाँ, तो तुम्हारा यहाँ से ऐसे करके जुड़ेगा। ये तुम्हारा ए और बी के बीच में तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। अब आप बताओ, क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड? क्योंकि देखिएगा, ये तुम्हारा 10 और ये तुम्हारा 10, ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारा ये हो गया ऐसे करके। और ये तुम्हारा 20 और ये तुम्हारा 20। तो मैंने आपको यही चीज़ उस समय बताई हुई थी कि 20/20 बराबर 10/10, तुम्हारा रेशियो बराबर है। यहाँ पर तुम्हारा रेशियो बराबर है। रेशियो अगर तुम्हारा बराबर होगा इन रेजिस्टेंसेस का, तो बीच वाली जो तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके जो तुम्हारी करंट बहती है, इसकी वैल्यू तुम्हारी 0 होती है। कहने का मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं बहती है। इसका सिंपल सा उत्तर तुम्हारा दिया हुआ था वहाँ पर 0 एम्पियर। और देखते ही मैं तुरंत समझ गया था, शटाक। इसको मैंने तुम्हें बताने में ज़रूर 1 मिनट का समय लिया है, मगर इसको अगर मैं अपने, मतलब जैसे मैंने ये पेपर मेरे सामने आया, मैंने देखा वहाँ पर कि भाई क्या कहते हैं, ये पेपर ऐसे करके इसमें चल रहा है ये, तो हमने तुरंत बोल दिया। हमने कहा भाई तुम लोग क्या करके आए हो? जो लड़का देखा तो पेपर दिखाया, उसने सारा आंसर कोई और टिक कर रखा था, क्योंकि जो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो सॉल्व करने पर सबसे पहले आ जाता है। और जबकि सीधे सीधे सबसे सॉल्व करने पर सबसे पहले मतलब ये कि जो गलत तरीके से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले वही आएगा। सीधे सीधे आंसर था, और बालक गलत करे आया वो, ठीक है। तो जो होशियार बालक होते, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, वो गलत करके नहीं आते, है कि नहीं। तो चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी कि कैपेसिटेंस, जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटेंस देखिएगा। हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं अपने रनिंग बैचेस के बारे में। तो मेरे जो रनिंग बैच अनअकैडमी पर मैं लाइव पढ़ाता हूं, अनअकैडमी पर मैं लाइव पढ़ाता हूं दोस्त, जी हाँ, अनअकैडमी पर मैं लाइव पढ़ाता हूं, लाइव ऑन अनअकैडमी। ठीक, लाइव ऑन अनअकैडमी। तो मेरा जो बैच है, मेरा जो रनिंग बैच है वो है कंप्लीट फिजिक्स पार्ट 2। कंप्लीट फिजिक्स पार्ट 2 ये वाला बैच मेरा चल रहा है। इसमें मैं 10+2 की फिजिक्स का पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, और इसमें करीब 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो भी कोई आप में से ज्वाइन करना चाहता है इस बैच को, वो आराम से इसे ज्वाइन कर सकता है, वो इसे आराम से ज्वाइन कर सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो गया आपका। और जो मेरा अपकमिंग बैच है, जो मेरा अपकमिंग बैच है ये वाला, तो वो वाला बैच है हमारा प्रैक्टिस बैच पार्ट 1। प्रैक्टिस बैच पार्ट 1 आज से लाइव होना था, बट ड्यू टू सम रीजंस ये आज लाइव नहीं हो पाया, तो ये 2-1 दिन में लाइव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग जो 11th वाली जो फिजिक्स है उसकी प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसमें, ठीक है। और चैप्टर वाइज करवाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चैप्टर वाइज एकदम। चलिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये चीज़।
तो सबसे पहली चीज़ हम लोग आज कैपेसिटेंस शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं धारिता। धारिता, ठीक है ना। और इसी से एक वर्ड बनता है कैपेसिटर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चार्ज को स्टोर कर सकती हैं, आवेश को अपने अंदर समाहित कर सकती हैं, संरक्षित कर सकती हैं उनको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग जनरली बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है, कोई भी चीज़ ऐसी कितनी मात्रा में चार्ज को स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो वो जो प्रवृत्ति है, उसकी जो एक क्षमता है, उसकी जो पावर है, कैपेसिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ों की जनरली बात करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। मटेरियल, हम लोग जनरली यहाँ पर अभी दो मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में हम लोग जिन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तुम्हारा मटेरियल होता है कंडक्टर, एक मटेरियल तुम्हारा होता है कंडक्टर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालक, ठीक है ना। और एक तुम्हारा होता है इंसुलेटर। इसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ये चार्ज के कंडक्टर वे होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है। जैसे कोई मेटल, ठीक है, जैसे कोई मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज़ इंसुलेटर की अगर हम लोग बात करें, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें चार्ज ना चल पाए, जिनमें चार्ज ना चल पाए उन्हें हम लोग बोल देते हैं इंसुलेटर, ठीक है ना। जिनमें चार्ज ना चल पाए उन्हें हम लोग बोल देते हैं इंसुलेटर। जी हाँ। अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। लकड़ी, मगर सूखी लकड़ी, ठीक है। कागज, इनमें चार्ज नहीं चल सकते, मगर सूखे कागज, गीले कागज नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चार्ज चल नहीं सकता, मगर किसी विशेष प्रकार से हम इनमें चार्ज को स्टोर जरूर कर सकते हैं। जैसे कागज को अगर मोम से भिगो दिया जाए, मोम, वैक्स, या तेल से भिगो दिया जाए, तो उनमें चार्ज स्टोर हो जाता है, चार्ज स्टोर हो जाता है। और इससे हम विशेष प्रकार की एक युक्ति बना लेते हैं, डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाद में कैपेसिटर। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो अगर हम लोग सपोज दैट कि हमने एक कोई भी एक मटेरियल ले लिया, कोई भी चीज़ हमने ले ली, ठीक है। उसको हमने क्या किया कि कुछ चार्ज दे दिया, ये लो चार्ज, इंजेक्शन से चार्ज भेज दिया मैंने, ऐसे करके मैंने इंजेक्शन से चार्ज भेज दिया। तो क्या होता है कि उसमें उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है, उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। बिल्कुल वैसे ही बढ़ने लगता है जैसे हम किसी को जूस पिला दें तो अब उसमें ताकत बढ़ने लगती है। बिल्कुल वैसे ही कि जब हम किसी भी चीज़ को चार्ज दे देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो भैया कितना चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल बढ़ जाता है, यही चीज़ डिफाइन करता है कैपेसिटेंस, ठीक है। वैसे ही किसको कितना जूस पिला दिया हम किस लड़के को कि उसकी कितनी पावर आ गई है काम करने की, तो वो उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो चार्ज को स्टोर कर लेने की भी एक कैपेसिटी होती है हर किसी की। जैसे कोई कितना, एक ऐसा नहीं कोई एक बाल्टी जूस पी जाएगा, बट एक लिमिटेड ही वो जूस पी सकता है। बिल्कुल वैसे ही कोई भी वस्तु होती है वो एक लिमिटेड ही चार्ज ले सकती है और लिमिटेड ही चार्ज अपने अंदर से किसी और को वापस भी कर सकती है। तो ये जो चीज़ होती है, इसी को ही हम लोग डिफाइन करने के लिए एक टर्म हमने लोगों ने ईजाद किया, नाम दिया था कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलिए, ये कुचालकों के बारे में हमने जैसे जान लिया, तुम्हारा रबर, प्लास्टिक हो गया, सूखी हवा हो गई, ये सारी चीज़ें तुम्हारी जो ना वो इंसुलेटर कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर जो मटेरियल होते हैं इनको हम लोग एज ए डाइलेक्ट्रिक भी
मतलब कह सकते हैं, मगर सिर्फ वो मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक कहे जाते हैं, वो इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक कहे जाते हैं जिनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उनमें दो पोल डेवलप हो जाएं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा हर एक मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, मगर कुछ इंसुलेटर मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक हो जाते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये तुम्हारा प्लस, और ये तुम्हारा माइनस माइनस, ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर तुम्हारा प्लस, ये तुम्हारा माइनस, ये तुम्हारा माइनस, ऐसे करके, ठीक। तो ये इस तरीके से तुम्हारे ये दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं तुम्हारे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और इस मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इस मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है इस तरीके से। और ऐसा तब होता है जब हम लोग इस मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जब हम लोग किसी भी इस तरीके के किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग इसको रख देते हैं तब ऐसा पॉसिबल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तब ऐसा पॉसिबल हो जाता है, नो डाउट। और ऐसा मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हवा तुम्हारी एक डाइइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है। मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, आप देखिएगा करके। एक टेस्टर लीजिएगा, टेस्टर होता है ना, पेचकस टेस्टर, जिसमें पीछे बल्ब जलता है। बरसात के दिनों में जब खूब बरसात हो जाए आपके घर में, इलाके में, आसपास, तो आप टेस्टर के उस सिरे को जो वो तुम्हारा सॉकेट होता है ना, सॉकेट के अंदर खाली बस एंट्री करा देना उसको, और ऊपर से टच कराना। सॉकेट के ऊपर ही रख देने पर, अभी उसमें मेटल में टच मत कराना, ऐसे ही देख लेना, ऐसे ही जलने लगेगा वो, ऐसे ही जलने लगेगा। ऐसे इसलिए जलने लगता है क्योंकि हवा जो होती है ना वो पोलराइज हो जाती है, हवा पोलराइज हो जाती है थोड़ी सी नमी आने के बाद। तो इसीलिए उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले पोल बन जाते हैं हवा में भी, और उसी के ज़रिए वो करंट तुम्हारी फ्लो करने लग रही थी उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि पोल हवा में भी क्रिएट करे जा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप से। इसका मतलब हवा में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। जो बिजली के तार ऊपर जाते हैं, बिजली के चारों तरफ भी एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है ना। तो चारों तरफ, तार के चारों तरफ की जो हवा होती है वो भी पोलराइज हो जाती है, ठीक है ना, वो भी पोलराइज हो जाती है। तो इसीलिए हवा को एज ए डाइइलेक्ट्रिक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हारा कांच होता है, कांच को एज ए डाइइलेक्ट्रिक हम लोग कह सकते हैं। और कई सारे मटेरियल हैं, कागज़ हो गया, कागज़ को भी डाइइलेक्ट्रिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और हम लोग लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को भी डाइइलेक्ट्रिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कोई कॉटन का कपड़ा है, कपड़े को भी डाइइलेक्ट्रिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते ये हो कि हाँ उनमें एक ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, उनमें पोल बस बन जाते हों, बस पोल ज़रूर बन जाते हों उनमें, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि किसी भी मटेरियल को अगर आप चार्ज देते हैं, अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वो मान लो ई नॉट बन गई, ठीक है ना, ई नॉट बन गई। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है तुम्हारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन दिस वाली फील्ड, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि ये तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मान लो तुम्हारी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि अगर ई और ई नॉट, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इस मटेरियल की जगह पर स्वयं हवा हो। क्या हो? स्वयं हवा हो। हवा में तुम्हारी लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है कि पोलराइज मिनिमम से मिनिमम करती हैं। अगर सूखी हवा होगी तो पोलराइज नहीं हो पाएंगी, तब उस केस में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा 1 रहेगा जनरली। और मान लो कि अगर हमने बीच में लकड़ी रख दी तो इसकी वैल्यू तुम्हारी काफ़ी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिवली वीक रहेगी बाहर वाले से, ऑब्वियस सी बात है। तब तुम्हारा ई अपॉन ई नॉट, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तब हम लोग इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। इसीलिए जो तुम्हारे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो तुम्हारे कई तरीके से होते हैं। कई तरीके से मतलब कि उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और तुम्हारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता जनरली, वो तुम्हारा जनरली नेगेटिव नहीं होता। मगर हाँ, एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि अगर हम तुमसे ये कह दें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, अगर यहाँ पर मेटल है,
अगर कोई इसकी जगह पर मेटल रख दी गई, धातु, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम मान लीजिए कि इसकी जगह ये मेटल रख दी गई है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा। ये मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेटल के लिए। और एक मान लीजिए कि मैं आपसे बोल दूं कि ये सुपर कंडक्टर है, तब सुपर कंडक्टर के लिए और एक मेटल के लिए मुझे बताइएगा कि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, इसको के से लिखते हैं, के, ठीक है ना, परावैद्युतांक। ठीक है ना, परावैद्युतांक। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बढ़िया सी बात बताता हूँ। ये तो ये हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर और ये हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग जैसे हमने बोला कि मान लो जैसे कोई भी तुम्हारा एक मटेरियल है, इसको हमने इसमें ऐसा करके चार्ज हमने इंजेक्ट कर दिया, चार्ज। ठीक है, मान लो चार्ज हमने इसमें इंजेक्ट कर दिया, चार्ज भेज दिया। चार्ज अगर हम इसमें भेज देते हैं और चार्ज को भेज देने पर अगर इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो जाता है, मान लो अगर इसका पोटेंशियल V से बढ़ जाता है, इसका जो पहले पोटेंशियल था जो भी कुछ रहा हो, मान लो इसमें पोटेंशियल अगर इसका V बढ़ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसकी कैपेसिटेंस है, जो इसकी कैपेसिटी है, वो तुम्हारी जो होती है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, C=Q/V, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन हो जाती है। और इसकी जो यूनिट होती है C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और इसको, और जो है ये तुम्हारा चार्ज हो जाता है, चार्ज, और ये तुम्हारा हो जाता है पोटेंशियल। किसी भी व्यक्ति को जितना ज़्यादा चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा जूस दोगे, काम करने का पोटेंशियल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, काम करने का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा, किसके, जितना जूस दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग जितना चार्ज दे देते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल होता है वो तुम्हारा बढ़ने लगता है। अब यहीं से तुम्हारा ये जो टर्म तुम्हारा आ जाता था ना, तो यहीं से डिफाइन हो जाता था। ठीक है, Q=CV, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे करके आती है। अब इसकी जो यूनिट हो जाती है तुम्हारी, यूनिट हम लोग देख लेते हैं। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो तुम्हारी होती है कूलॉम, ठीक है ना, और इसकी जो होती है वो तुम्हारी हो जाती है वोल्ट, ठीक है ना, कूलॉम पर वोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फैरड, इसको हम लोग बोलते हैं फैरड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैरड। तो फैरड, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक फैरड, ऐसी हमें कोई चीज़ पता करके बताना जिसकी धारिता 1 फैरड हो। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर, कोई भी एक ऐसी चीज़ मुझे बताना जिसकी धारिता, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड हो। कोई भी चीज़ मुझे ऐसी पता करके आप बताइएगा, ठीक है। तो 1 फैरड वाली जो आपकी जो कैपेसिटेंस होगी वो आप मुझे बताइएगा। देखते हैं ज़रा कि मुझे कितने लोग जवाब दे पाते हैं। मान लो 1 फैरड की जो धारिता बनेगी, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी को 1 कूलॉम चार्ज दे दो, ठीक है ना, और उसके पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट है वो तुम्हारा 1 वोल्ट हो जाए, तो तुम्हारा जो धारिता हो जाएगी वो तुम्हारी 1/1 तुम्हारा कूलॉम पर वोल्ट हो जाती है, मतलब 1 फैरड। मगर भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट है, 1 कूलॉम देने पर किसी का 1 वोल्ट नहीं बढ़ता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप पृथ्वी की धारिता निकाल के देखिएगा, अर्थ की, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, कि अर्थ की जो कैपेसिटेंस है उसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, उसकी भी कैपेसिटेंस इतनी नहीं आएगी जल्दी। जी हाँ, इसीलिए जितने भी हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, सारे के सारे माइक्रोफैरड या पिकोफैरड में होते हैं। पिकोफैरड, पिको, माइक्रो, इनमें होते हैं। माइक्रो का मतलब 10 लाखवां हिस्सा 1 फैरड का, और एक पिकोफैरड का मतलब 10⁻12 वाला हिस्सा। इतने छोटी छोटी फैरड्स होती हैं। 1 फैरड, फैरड मतलब बड़ी यूनिट,
सही यूनिट जो हमारे पर्पज में होती हैं वो होती है माइक्रोफैरड। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक कैपेसिटर था, अभी भी हो सकता है, ठीक है, अभी भी हो सकता है, मगर अभी मेरे पास नहीं है, और ये मेरी लाइब्रेरी से और यहाँ से वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे अगली बार मैं अरेंज कर लेता हूँ, मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। क्लियर? तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कैपेसिटेंस जनरली यही चीज़ होती है, ठीक है। जो आपके पेपर में चीज़ें पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं इसकी यूनिट, ठीक है। तुम्हारे जो पेपर में आ जाती है वो आ जाती है इसकी यूनिट और तुम्हारा इसकी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन, सबसे पहली चीज़ तो यूनिट तो मैंने आपको बता ही दी है, यूनिट इसकी हो जाती है फैरड, ठीक। फैरड का मतलब ये हो जाता है कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ तुम्हारी ये शाबाश से हाँ, तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो डायमेंशनल फार्मूला जानने के लिए हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि तुमसे C = Q अपॉन V, और Q बराबर तुम्हारा होता है I × T, ठीक, और V बराबर तुम्हारा होता है W/Q, ठीक है ना, और Q बराबर होता है तुम्हारा I × T। तो बस अब तुमको करना क्या था, तो Q बराबर I × T, I का मतलब होता है करंट और टाइम का मतलब एम्पियर, तो तुम्हारा A × T, ये तुम्हारी इसकी डायमेंशन बन गई, ठीक। और ये तुम्हारा W का मतलब हो जाता है तुम्हारा mL² T-2, ठीक। और तुम्हारा ये और I × T तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर ये हो गया A × T, ऐसे करके, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाता है A × T अपॉन, ये ऊपर चला गया A × T, ये हो गया तुम्हारा mL² T-2। आप यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरली इसकी डायमेंशन निकालते हैं और बहुत सिंपल तरीका आ जाता है, ठीक है। और जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो तुम्हारी आती हैं सबसे ज़्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब समांतर पट्ट संधारित्र, ठीक है। तो समांतर पट्ट संधारित्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम लोग डालेंगे हेडिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वाला जो वीडियो है ये मैं आपसे अभी इस समय जो टाइम हो रहा है वो करीब 8:15 बजे का टाइम हो रहा है, और ये 9 बजे आपके सामने लाइव आएगा वीडियो। तो मैं इसको रिकॉर्ड एक्चुअली कर रहा हूँ ड्यू टू सम वर्क, आई हैव टू गो आउटसाइड, तो इसीलिए मैं रात में 9 बजे अवेलेबल लाइव नहीं रह पाऊँगा आज, बट हाँ आपको लेक्चर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और दूसरों को भी भेज दिया करिए ताकि वो भी देख लें। मैंने आज आपको प्रूफ भी दे दिया कि कैसे मेरे लेक्चर में से डिट्टो क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। तो देखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हैं समांतर पट्ट संधारित्र, समांतर पट्ट संधारित्र। समांतर पट्ट संधारित्र तो समांतर पट्ट संधारित्र देखिएगा, ओ हो हाँ। तो हम लोग बात करें ये क्या होता है, देखिएगा एक्चुअल में संधारित्र ऐसे करके हम लोग जनरली एक सिंबल बनाते हैं। 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है, एक प्लेट पर तुम्हारा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में होता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है ना। और वो इसलिए भर दिया जाता है ताकि इसके अंदर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा इसका चार्ज जो है ना वो स्टोर हो सके, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या ऐसे जनरली करा जाता है। दूसरी चीज़, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, इसकी जो कैपेसिटेंस C होती है,
कैपेसिटेंस C मतलब धारिता, ठीक है ना। वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो मैं आपको बता दूं। इसकी जो कैपेसिटेंस C होती है वो एक्चुअली मेनली डिपेंड करती है, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों प्लेट्स के एरिया पर, इन दोनों प्लेट के एरिया पर। मान लीजिए ये जो तुम्हारा एरिया इसका A है, इसका एरिया मान लीजिए A है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए D है, ठीक है ना। इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए ये है D, और बीच में मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। तो तीन चीज़ों पर तुम्हारी डिपेंड करती है। पहली चीज़ यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि कैपेसिटेंस C डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस C डिपेंड्स अपॉन नंबर एक प्लेट एरिया, दूसरी चीज़ मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक, दूसरी चीज़ बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी। और तीसरी चीज़ तुम्हारा हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये परावैद्युतांक, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ इस पर भी डिपेंड करता है, देखिएगा कि इन दोनों का जो एरिया जो है ना, ये जो एरिया है, ये इनका एरिया कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तुम्हारी एक प्लेट तो ऐसे करके है, एक प्लेट तुम्हारी ऐसे करके है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। मान लीजिए कि दूसरी प्लेट अगर ऐसे करके लगा दी, एरिया प्लेट का तो सेम है, मगर दूसरी प्लेट अगर ऐसे करके टांग दी तिरछा किसी एंगल पर ऐसे करके, तो इसकी कैपेसिटेंस बदल जाएगी। अगर ये प्लस और ये माइनस है तो कैपेसिटेंस बदल जाएगी, क्योंकि जो कॉमन एरिया होगा दोनों का वो सिर्फ इतना होगा, इस तरीके से, इतना। तो कॉमन एरिया मतलब ये तुम्हारा कॉमन एरिया कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन एरिया, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो जैसे अगर ऐसे करके ये एक प्लेट तुम्हारी ये है पॉजिटिव वाली और दूसरी तुम्हारी नेगेटिव ऐसे करके रख दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें तो कॉमन एरिया है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी कैपेसिटेंस ही जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। इनमें कॉमन एरिया है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक प्लेट तुम्हारी ऐसे करके हो गई, एक प्लेट तुम्हारी ऐसे करके हो गई, तो कॉमन एरिया तो है ही नहीं इनमें। इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर तो कैपेसिटेंस होगी ही नहीं, यहाँ पर तो कैपेसिटेंस तुम्हारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि इनका जो आपस में जो कॉमन एरिया है वो तुम्हारा कितना है। आपने देखा होगा रेडियो में जब हम लोग, जैसे रेडियो होता है ना, तो उसको घुमाते हैं हम लोग चैनल सेलेक्ट करने के लिए, क्या होता है कि उनकी जिसको हम लोग घुमाते हैं वो कैपेसिटर होता है, उसको गैंग बोलते हैं। वो एक्चुअल में मतलब उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अरे ओवरलैपिंग वाला कैपेसिटर होता है, मतलब उसमें प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं ऐसे करके। तो अभी देखो, अभी ये तुम्हारी दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों प्लेटें, ठीक है, मगर इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं ना, तो एरिया, कॉमन एरिया चेंज हो जाता है। कॉमन एरिया चेंज हो जाने की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जो हमारे रेडियो में जो सेलेक्ट करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एफ इजकल टू जो है 1/2 पाई अंडर रूट LC, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, यहाँ से C के चीज़ होने जाने से F बदल जाता है। तो इसीलिए ऐसे करके फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और रेडियो स्टेशन हम लोग
अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, तुम्हारा कैपेसिटेंस का। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट रह जाया करती है तो आप एक काम ये ज़रूर कर दिया करिए कि जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दिया करिए, सो दैट कि मुझे ये पता चले कि हाँ आपको कहाँ पर कोई चीज़ डाउट रह रहा है। ठीक है, और अगर आप मान लो आपको कोई भी चीज़ अगर डाउट रह रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए मैं इस सेशन अभी आज यहीं पर एंड करूँगा, और मैं कल ये सेशन जो है लाइव लेकर के आऊँगा, और आई होप सो कि आप लोग कल जो है एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।